नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं पीवीआर नरसिम्हा राव साहब, vedicastrologer.org उनका वेबसाइट है। Also, he has a YouTube channel where he teaches and also guides people on the different aspects of Havan, Shubh Muhurat and things like that. मुझे एक बहुत पहले एक मैसेज आया था तकरीबन आज से 2 महीने पहले और फिर किसी और का भी मैसेज आया about certain critical dates in the Bharat's astrology, the planetary movements. So I reached out to Periana and I said, Periana, a lot of things are being talked about. Uh, what should we expect during this time frame? एंड आगे बढ़ने से पहले आज बता दूँ आज पेरियाना हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पेरियाना इंग्लिश में बात करते हैं, हमें थोड़ा समझ नहीं आता बट वी विल कीप इट लाइक अ कॉमन लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश में शिफ्ट करते रहेंगे जिससे सभी ऑडियंस के लिए वो थोड़ा-सा आसान हो जाए। अ, हर तरीके की ऑडियंस के लिए। यस। पेरियाना वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपको आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे सादर प्रणाम। हाँ, आज हिंदी में बात करेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा में बात करेंगे। मैं आज बढ़ने से पहले आगे एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी बिकॉज़ आफ्टर पेरियाना एंड आई डू वीडियोज़ आई गेट लॉट ऑफ ईमेल्स, लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस कि पेरियाना से हमें अपना वो दिखाना है, अपनी कुंडली दिखानी है। So, Periana does it only as giving back to the society. Number one. Number two, his father had a legacy which he doesn't want to get lost, so he continues that. He is the one who also made Jagannath Hora chart, and that's very widely, very, very widely used by, I think, almost like 90% एस्ट्रोलॉजर्स। तो पेरियर ना पर्सनल रीडिंग बहुत रेयरली करते हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप आई अंडरस्टैंड अनलेस अंटिल इट इज़ वेरी क्रिटिकल यू कैन रीच आउट टू हिम ऑन मेल्स। सो दैट्स हाउ इट इज़। देश के लिए समर्पित हैं और देश के लिए ही ज़्यादातर कुंडली विश्लेषण किया जाता है यहाँ पे। पेरियाना वेरी वार्म वेलकम अगेन। नमस्कार अगेन। जी, फिर ये ना मुझे जैसा अभी मैंने कहा 2 से 3 बड़े मैसेजेस आए कि भारत किसी बहुत बड़े डेंजर से गुज़रने वाला है। देयर इज़ अ टाइम फ्रेम जिसमें भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जी, पेरियन्ना। हम अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो अभी भारत की कुंडली में अष्टम राहु है। भारत की कुंडली में चंद्र जी जो हैं, वो कर्क राशि में है और राहु अभी कुंभ में है, इसलिए अष्टम राहु है। जैसे हमने पहले भी कवर कर चुके हैं, जब अष्टम राहु होता है, तब बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उलट-पलट होता है और अ, राहु दिखाता है फॉरेन फोर्सेस को। सो देश के बाहर से कुछ फोर्सेस देश को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उस तरह के वक़्त में, उस तरह के समय में। और अगर हम ये नवंबर-दिसंबर का वक़्त देखेंगे, तो नवंबर 27 को शनि ग्रह जो हैं, वो स्टेशनरी हो जाएँगे। स्टेशनरी का मतलब है, वो बेसिकली पीछे जाते-जाते रुक के ज़ीरो स्पीड आ जाएँगे और स्लोली स्पीड बढ़ता जाएगा। सो इसलिए शायद 20 20-30 दिन तक वो एक ही लॉन्गिट्यूड पे रहेंगे, वेरी स्लोली मूव करते रहेंगे। वो है 2 डिग्री इन मीन राशि। और भारत की कुंडली में राहु नवांश चक्र में, नवांश कुंडली में 2 डिग्री मीन राशि के 2 डिग्रीज़ पे है, एग्ज़ैक्ट सेम लॉन्गिट्यूड। और भारत के नवांश चक्र दिखाता है दूसरे देशों के साथ रिलेशंस, युद्ध, उस तरह की चीज़ें। और भारत के नवांश में राहु ग्रह द्वादशाधिपति है। द्वादश स्थान दिखाता है हिडन एनिमीज़, जो शत्रु आप पे वार करते हैं नहीं दिखते हुए, छुप-छुप के वार करते हैं, उन शत्रुओं को दिखाता है द्वादश स्थान। उसका अधिपति है राहु और राहु जैसे मैंने कहा है वो फॉरेन एलिमेंट्स को दिखाता है। इसलिए कुछ कुछ भारत पे कुछ चुपके-चुपके करने वाला हमला हो सकता है अभी। शनि क्योंकि स्टेशनरी शनि राहु को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए लेट नवंबर, दिसंबर, ये बेसिकली नवंबर 27 प्लस माइनस 1 महीना, ये बेसिकली बहुत ही नाज़ुक वक़्त है भारत के लिए। और अ, अगर मंगल जी के गोचार को देखेंगे, तो अभी मंगल जी वृश्चिक राशि में है और भारत की कुंडली में लग्न है वृषभ लग्न
और उससे वो 7वें हाउस में है, 7वें भाव में है, मगर दिसंबर 6 को वो धनु राशि में मूव करेंगे और वो होगा अष्टम अष्टम राशि। जब मंगल अष्टम में होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो बेसिकली वायलेंस को दिखाता है, वो लॉसेस को दिखाता है। और भारत की कुंडली में वो सप्तमेश है। अगर सप्तमेश अष्टम में होता है उसे मारक कॉम्बिनेशन कहते हैं ज्योतिष में। मारक मीन्स किलर। इसलिए कुछ वायलेंस, देश में वायलेंस हो सकता है। कुछ लोगों की जानें बेसिकली खो सकते हैं। कुछ बड़ा हो सकता है जब सप्तमेश मंगल अष्टम में होता है, कुछ बड़ा हो सकता है। ये दिसंबर 6 से शुरू होके ये लगभग 2 महीने तक होगा, ये 1.5 मंथ्स होगा। और एक बात है, हम वार्षिक चक्र देखते हैं देशों के लिए, लूनार न्यू ईयर चार्ट और सोलर न्यू ईयर चार्ट, वैसे ही फोर्टनाइट चार्ट को देखते हैं, पाक्षिक चक्र। जब भी पूर्णिमा का अंत होता है, जब भी अमावस्या का अंत होता है, तब हम एक कुंडली बनाते हैं देश के कैपिटल के लिए और देखते हैं अगला पक्ष कैसे रहेगा, अगले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे देश के लिए। अगर वो चक्र बनाए तो वो दिसंबर 5 को बनता है भारत का। और दिसंबर 5 से लेकर दिसंबर 20 तक का डेस्टिनी दिखाने वाला वो पाक्षिक चक्र जो है भारत के लिए, फोर्टनाइट चार्ट, वो बहुत ही डेंजरस है। उस चक्र में तुला इज द लग्न और द्वितीय भाव में सप्तमेश और अष्टमेश मिले हैं, मंगल और शुक्र, और वो मारक कॉम्बिनेशन है। और वो भी द्वितीय स्थान में है और वो अष्टम को देख रहे हैं। और बाधकेश रवि भी उनके साथ है। इसलिए कुछ देश में कुछ माहौल ऐसा रहेगा कि लोग टेंस रहेंगे। कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ खो गए हैं, कुछ बड़ा हो गया है, कुछ बड़ा नुकसान हो गया है। इसलिए ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। और एक बात है, भारत के वार्षिक चक्र, एनुअल चार्ट और उसकी दशाओं के हिसाब से भी ये बहुत ही नाजुक महीना है। दिसंबर का जो महीना है ये नाजुक महीना है। इसलिए सारे फैक्टर्स को मन में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 5 से लेकर दिसंबर 20 तक, क्लोजर टू दिसंबर 5, शायद दिसंबर 5 टू दिसंबर 10 और 11, दैट इज द मेन पीरियड। बट इन जनरल दिसंबर 5 से लेकर दिसंबर 20 तक का जो 2 हफ्ते का समय है, उस समय में कुछ भारत में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा अटैक हो सकता है फॉरेन एलिमेंट्स के सपोर्ट से। कुछ बेसिकली टेररिस्ट भारत में कुछ कुछ कर सकते हैं। मगर एक और बात कहूंगा, मैं प्रे करता हूँ कि जो भी गुजरात में कुछ लोगों को पकड़े थे और उसके बाद रेड फोर्ट के आसपास वो ग्रे धमाका ब्लास्ट। था, बम ब्लास्ट हुआ था, और उसमें उसके बाद बहुत सारे क्रूज मिल चुके हैं, बहुत सारे सुराग मिल चुके हैं, और उनके फॉलो अप करके बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए मेरा होप यह है, सी ए लेट्स टेक अ स्टेप बैक। ये एक बात यह है कि डेस्टिनी एक चीज होती है और फ्री विल और एक चीज होती है। अगर आप देश को देखें, देश को लेते हैं या इंडिविजुअल को लेते हैं, एक डेस्टिनी होता है, एक विधि होता है। पुराने कर्मों के फल बेसिकली भुगतना पड़ेगा। इसलिए कुछ अच्छे वक्त रहेंगे, कुछ बुरे वक्त रहेंगे, कुछ डेस्टिनी होता है, मगर फ्री विल भी रहता है। हम जो अच्छा काम करते हैं, जो बुरा काम अभी कर रहे हैं, वो डेस्टिनी को ऐड करता है और डेस्टिनी को बदलता है। वो इट मोल्ड्स द डेस्टिनी टू से इन इंग्लिश। इसलिए और देश के जो नेताएं हैं वो बहुत सारे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और इंडिविजुअल्स को कुछ रेमेडीज करके, लाइक प्रेयर्स, विष्णु जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो। उससे बेसिकली कुछ बदलाव आ सकता है डेस्टिनी में। कुछ बहुत बुरा डेस्टिनी थोड़ा बुरा बन सकता है, कुछ मैग्नीट्यूड में बदलाव आ सकता है। इस तरह जो भी धार्मिक का कार्यक्रम हो रहे हैं देश के अंदर पिछले कुछ सालों से, और होपफुली जैसे मैंने कहा था, अष्टम राहु इज द मेन प्रॉब्लम। और दुर्गा जी की पूजा करने से अष्टम राहु कुछ पेशवे हो जाता है। इसलिए देश में बहुत सारे लोग दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। और जब नवरात्रि आए थे कई लोग किए,
और जो देश के नेताएँ हैं, वो भी बहुत सारे धार्मिक कार्य कामों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी बड़ा हो सकता था, उसे कम कर दिया गया शायद। शायद प्लान ये था कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत सारे प्लेसेस में करने की शायद प्लान थी। शायद दिसंबर 5 और दिसंबर 12 के बीच में कुछ बड़ा ये एक नहीं, बहुत सारे अटैक होने वाले थे शायद। मगर जो भी लोग गुजरात में गिरफ्तार हो चुके थे, उसके वजह से शायद उन लोगों ने एडवांस कर दिया था प्लान। जो भी दिसंबर में होना था, वो बेसिकली नवंबर में ही शायद कर बैठे। इसलिए थोड़ा-सा थोड़ा धमाका हो। ऑफ कोर्स वी लॉस्ट सम लाइव्स एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट, मगर इतना होने के बदले में इतना हुआ था। और और कुछ अभी हो सकता है, मगर शायद जो भी होना था वो अभी हो गया है, ऐसा मैं होप करता हूँ। मगर एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, ज्योतिष के हिसाब से तो वो बुरा वक़्त अभी गुज़रा नहीं, वो बुरा वक़्त अभी आने वाला है दिसंबर 5 से लेकर दिसंबर 20 तक। इसलिए भारत के जो लीडर्स हैं, भारत का जो लॉ एनफोर्समेंट है, भारत के जो स्पाई एजेंसीज़ हैं, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो भी अभी सुराग मिले हैं, उन्हें अंत तक फ़ॉलो करें। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रोग्रेस यू यू मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, मगर एक बात को मिस करते हैं और कुछ कुछ वहाँ रह जाता है और उसके कारण कुछ हो जाता है। इसलिए फॉलो ऑल द लिस्ट टू द एंड। और जो भी लोग बेसिकली आतंक मचाने की कोशिश में थे, उनको बेसिकली उनको गिरफ्तार करें। और उनके उनका जो उनके उनके जो प्लान्स थे, उनका बेसिकली फाइंड आउट एवरी ऑल द डिटेल्स अबाउट देम। सो आई एम होपिंग दैट कुछ नहीं होगा, मगर चांस तो है दिसंबर 5 से लेकर दिसंबर 20 तक, पर्टिकुलरली 1 वीक आफ्टर दिसंबर 5 इज़ अ क्रिटिकल टाइम। इसलिए भारत के गवर्नमेंट को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और आई एम होपिंग दैट वी वोंट हियर एनीथिंग मोर। दिस इज़ द व्हाटएवर हैपेंड। Especially during that time, Putin is going to be in India. That is also very critical. उसी ओह! समय पे होंगे कब आ रहे हैं वो? 5 और 6 के बीच में। ओह बॉय! ओह! और 6 अयोध्या का भी वार्षिकोत्सव है। बाबरी मस्जिद, हाँ। हाँ, हाँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर ये ना आपने मुझे कहा था कि जो भारत पे डेंजर्स हैं वो 2 कैटेगरीज़ में हम डाल सकते हैं। एक तो शॉर्ट जिसकी ब आपने अभी बात की जो 1 हाँ, महीने के अंदर। तो दूसरी कैटेगरी जो मीडियम डेंजर्स कमिंग टाइम्स में। हाँ। ये शायद ये शॉर्ट टर्म में जो प्लान किया था, इसका लॉन्ग टर्म गोल शायद ये है कि जैसे मैंने कहा है, भारत अष्टम राहु को फेस कर रहा है। इसलिए भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश रहेगी बाहर से। इसलिए जो भी भारत में टेरर अटैक होंगे, उसे नैरेटिव फैलाया जाएगा बाहर से कि अ, भारत का जो मोदी गवर्नमेंट है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है, वो इफेक्टिव नहीं है। वो बेसिकली भारत की सुरक्षा में फेल हो चुके हैं और कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। इस तरह का नैरेटिव फैला के भारत के अंदर और बाहर भी इस तरह का नैरेटिव फैला के नरेंद्र मोदी जी को गिराने की शायद कोशिश रहेगी। ये कोशिश हमेशा रहेगी। जब भी एक देश को अच्छा नेता मिलता है, जो दूसरे देशों के साथ समझौते करने में भारत के जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अंतर्जातीय राजनीति में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे सारे देशों के। मगर उसपे एक लिमिट रख के वो जो भी भारत के लिए मौलिक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए, जैसे मोदी जी यूएस के साथ और सारे देशों के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है दूसरे देशों के लिए। सो इसलिए जब भी एक अच्छा नेता आता है, उसे हटा के कुछ ऐसे ऐसे नेता को जो उनका कहा माने, उन्हें बेसिकली बिठाने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। मगर जब तक राहु कुंभ राशि में है, भारत के अष्टम में है, तब तक ये मैक्सिमम रहेगा। सो अगले 1 साल तक ये कोशिश जारी रहेगी। और
जो बेसिकली देर आर टू फोर्सेस। एक फोर्स है यूएस और वेस्ट की, पाश्चात्य देशों की जो अदृश्य राज्य है, बेसिकली दो डीप स्टेट है, वो बेसिकली एक एक फोर्स है भारत को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई। और दूसरी शक्ति यह है चीन की जो अदृश्य राज्य है, चीन की जो अदृश्य शक्ति है, द डीप स्टेट ऑफ द चाइनीज डीप स्टेट, वो एक और शक्ति है जो भारत को डिस्टेबलाइज करने में बिल्कुल बिल्कुल लगी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग पाश्चात्य अदृश्य शक्तियों से डरते हैं, मगर अभी अभी आजकल के ज़माने में चीन की अदृश्य शक्ति और भी शक्तिमान है। और जब रही बात भारत की और भारत के नेबरों की, तब चीन इज मोर इंटरेस्टेड। चीन चीन की अदृश्य शक्ति से बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और उनके पान्स हैं, उनके हाथों में जो पान है वो है भारत के नेबर्स लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन देशों को बेसिकली इनका इस्तेमाल करते भारत में कुछ धमाके करा के भारत में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश रहेगी। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में ये भारत में कुछ दंगे फैला के, भारत में ये नैरेटिव फैला के कि नरेंद्र मोदी इज हिस्ट्री, वो भारत को वीकन करना चाहते हैं। मगर जो भी नवंबर में बेसिकली जो भी लोग पकड़े गए और जो भी दिसंबर में बेसिकली अगर जो भी वो करना चाहते हैं उसे वीक वीक बना दे, जो भी उनका प्लान है वो अगर कामयाब ना हो, तो जो भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान है वो फेल होगा ही। और एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है। भारत जो जो दूसरे देशों के नीचे नीचे रहा है 1000 साल तक, अभी भारत को ऊपर जाने का वक्त आ गया है। आने वाले 10-20 सालों में ज़रूर भारत ऊपर जाएगा। इसलिए जब भी भारत ऐसे मोड पे है जहाँ पे भारत को गिरा सकते हैं, कुछ ना कुछ करके भगवान भारत को बेसिकली उठा लेगा। और जो भी वो करना चाहते हैं वो अंत तक आ सकते हैं, वो मगर कामयाब नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो फेल होके रहेगा। मगर उसे फेल कराने में जो भी भारत के सरकार को करना है वो करना चाहिए। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और एक बात मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत इंस्टेड ऑफ डिफेंस, भारत ऑफेंस खेलेगा। जब भी जो भी इन हमलों के पीछे जो भी हमला हुआ है और जो भी हमले होने वाले थे, भारत उसकी जांच अच्छी तरह से करेगी आने वाले हफ्तों में, और अंत तक पहुंचेगी, मूल तक पहुंचेगी। और जो भी ये करना चाहता था, जो भी ये करवाना चाहता था, वो सभी को भारत एक सबक सिखाएगा आने वाले साल में। 2026 is a very interesting year. Why did you say 2026 is a very interesting year, Periana? हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर देखा था, जब पाकिस्तान भारत पे अटैक किया था पहलगाम में टेररिस्ट के सहारे। हमने देखा क्या हुआ मई 2025 में। और मेरी गणना से लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा। मेरे हिसाब से अभी हो रहा है ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये कवर्ट ऑपरेशन है, ये बाहर को दिखने वाला नहीं, मगर अंदर से बेसिकली नहीं दिखते हुए चुप चुप के होने वाला ऑपरेशन है। और ये अभी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वेस्टर्न पाकिस्तान में, कश्मीर में, सिंध में ये अभी हो रहा है। और पाकिस्तान को अंदर से इतना कमज़ोर बनाएगा कि पाकिस्तान को कुचलना बहुत आसान होगा आने वाले साल या कुछ सालों में। और जो भी अब हो गया रेड फोर्ट के आसपास, और जो भी होने वाला था, जब भारत को सारे डिटेल्स पता होंगे, भारत को ये समझ में आएगा कि कुछ बड़ा साजिश बनाया गया था, भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और इसमें शायद 2 या 3 बाहर के देश शामिल होंगे। इसलिए
मई 2025 को जो हुआ था वो एक सिग्नल था, वो एक मैसेज था और उसके बाद आपको शायद ये आपको याद होगा कि जयशंकर जी और शशि थरूर जी, बहुत सारे लोग बेसिकली भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे देशों को जा चुके हैं और उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि any attack on India basically will be considered an act of war. एक क्लियर मैसेज भेजा गया था दूसरे देशों के लिए और अभी बेसिकली उस पे एक्ट करने का समय है। ये बड़ा साजिश जो है, ये भारत के लिए एक मौका है कि प्रॉब्लम को बेसिकली जड़ से मिटा सके और मुझे टाइम फ्रेम ऐसा लगता है कि शायद फरवरी में कुछ चांस है, मगर शायद मार्च, अप्रैल, मई टाइम फ्रेम 2026 का लेट मार्च, अप्रैल और मई टाइम फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है। वो टाइम फ्रेम भारत के वार्षिक चक्रों में षष्ठ हवा को बेसिकली एक्टिवेट करता है, जैसे मई 2025 में हुआ था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत कुछ युद्ध युद्ध करेगा उस वक्त और शायद पाकिस्तान या बांग्लादेश जो भी इसमें शामिल हैं, उन्हें उसके लिए भुगतना पड़ेगा, फिर ये कीमत ना चुकाना आपने कहा पड़ेगा। कि एक ऑपरेशन सिंदूर नहीं, कई ऑपरेशन सिंदूर होंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ। 2026 वन वाज़ बाहर से दिखने वाला ऑपरेशन था और 2 जो हो रहा है अभी-अभी मेरे हिसाब से, वो अंदर से चुप-चुप के करने वाला ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन इन इंग्लिश और अनदर ओवर्ट ऑपरेशन एन एक्सप्लिसिट वार प्रोबेबली लॉन्च होगा मार्च या अप्रैल टाइम फ्रेम में। और इस बार 5 अप्रैल 2026 या 5 अप्रैल 2027? आई वांट टू बी वेरी 2020 2026 आने वाले साल में। और पिछले बार सी पीपल वर एक्सपेक्टिंग उस वक़्त मई में लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि हम पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे, इस्लामाबाद तक जाएँगे, पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करेंगे। वो सब बेसिकली भारत का इंटेंशन वो नहीं था। भारत का इंटेंशन था एक चेतावनी देना, एक वार्निंग देना और तब के बाद बेसिकली वो कवर्ट ऑपरेशन में लगे लगे रहे हैं। अब चेतावनी मिलके भी अगर वो ये करते हैं और ऐसा बड़ा हमला प्लान करते हैं, ऐसा बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म प्लान करते हैं, तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और इस बार ये बड़ा होगा। इसका इसका जो गोल है, ये ऐसा नहीं होगा कि एक चेतावनी देंगे, उसे सब ये ऐसा होगा कि सबक सिखाएँगे। भारत को बेसिकली जो भी भारत से बहुत ही कमज़ोर देश हैं और फिर भी भारत पे हमला करने का हमेशा सोचते हैं। उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि वो बेसिकली फिर से आवाज़ नहीं उठा पाए। जी, पेरियाना, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ऑपरेशन सिंधु ऑलरेडी चल रहा है और हम ओवर्ट ऑपरेशंस भी बड़ी जल्दी देखेंगे। शायद पेरियाना, मैं इसे 3 कहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर 3 कहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर जो भी 3 मार्च कहेंगे। में होगा। जी, पेरियाना, और क्या बहुत एक्सक्लूसिव दिख रहा है आगे आने वाले 6 महीने, 8 महीने में भारत के लिए? भारत के लिए जो जैसे मैंने कहा है, अगले 1 साल में क्योंकि राहु अष्टम में है, भारत को बेसिकली अलर्ट रहना पड़ेगा और बाहर की शक्तियाँ भारत को कमज़ोर बनाने के लिए, भारत की स्थिरता को बेसिकली डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करेंगे। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और मुझे कॉन्फिडेंस है, जो भी भारत के लीडर्स हैं, मोदी जी, डोवल जी, राजनाथ सिंह जी, जयशंकर जी, उनके साथ ईश्वर साथ देगा, उनका साथ देगा और जब भी वो ऐसे कदम पे आते हैं, जहाँ उनको रास्ता नहीं मालूम पड़ता है, रास्ता खुल जाएगा। हाँ, ये तो हमने भी देखा है कि मोदी जी के लिए रास्ते भगवान जी खुद ही खोलते जाते हैं हर भगवान जगह। खुलते हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमने उनको कितनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों से निकलते हुए देखा है। वी हैव बीन लाइक, हाउ डिड ही इवन मैनेज टू गेट आउट ऑफ दिस? फिर ये ना भारत के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे सफाई चल रही है इस वक़्त। अगर आप देखेंगे शाह जी, हाँ, उसके बारे में प्लीज़ बताएँ थोड़ा? ये चलता रहेगा और एक बात है, भारत में 2 बिग इलेक्शंस आने वाले हैं, अगले अगले साल, 2 साल में बड़े इलेक्शंस आने वाले हैं।
सो जो भी भारत के नेता हैं, उन्हें बेसिकली मोदी जी और अमित शाह जी उस पे एक नज़र डालना चाहिए और यूएस के साथ जो रिलेशन है, उस पे एक नज़र डालना चाहिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मिसचीफ करना चाहते हैं, उसे हैंडल करना। सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट दे हैव टू फोकस ऑन, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो सब करेंगे और आने वाले इलेक्शंस में बेसिकली अच्छाई की जीत हो, तो बेसिकली जो भी करप्शन है इलेक्शन के अंदर और वोटर रजिस्ट्रीज के अंदर, उसे साफ करना चाहिए। सो ये होता रहेगा, ये अच्छा वक्त है ये करने के लिए। और मैंने अपने एनुअल प्रेडिक्शंस वीडियो में कहा था मार्च में कि अक्टूबर के बाद मोदी जी थोड़ा कमजोर बनेंगे, मगर अच्छी बात यह है कि जो प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो और भी बहुत कमज़ोर बन चुके होंगे। सो इसलिए मोदी जी टिक जाएँगे। उसी तरह जैसे आपने देखा है बिहार के इलेक्शंस के बाद विपक्ष के जो नेता हैं नेता लोग हैं, वो बेसिकली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। लालू जी शायद ये उनके करियर का दी एंड है। उनका सन बेसिकली उनका जो सुपुत्र है, वो पाके राजनीति में टिका रहेगा, मगर लालू जी का दी एंड है। और मैंने जैसे कहा है, जून 2025 से लेकर जून 2026 का समय जो है, ये साल राहुल गांधी जी के लिए बहुत बुरा वक्त है और बिहार के बाद वो किसी को मुँह मुँह दिखाने लायक नहीं रहे और सारे हार मिलेंगे इसी साल में, आने वाले कुछ महीनों में। और कांग्रेस और राहुल गांधी जून 2026 तक और भी कमज़ोर बन चुके होंगे। जी, पहले ना मैंने आपसे शायद पहले भी रिक्वेस्ट की थी, 2 स्टेट के इलेक्शंस में मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। एक तो मुझे पर्सनल अफेक्शन है या पर्सनल है कुछ ममता दीदी के साथ में। वो बिकॉज़ जो मतलब जो प्रदेश जिसने स्टार्ट की थी भारत की स्वतंत्रता की हम सुभाष चंद्र बोस जी वहीं से थे। द फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल in a big way. The press started from there, newspapers started from there. Now it has come to a place where you don't even feel like visiting Calcutta. आज भी वहाँ पे इंसान रिक्शा चलाते हैं, इंसान वाला रिक्शा जहाँ पे हाँ, मैंने देखा था जब मैंने गया गया था वहाँ जी, जी। 2 साल पहले। हाँ, ममता दीदी ये का क्या? ये ऐसी एक बात और कहना चाहता हूँ। देश की जो आज़ादी का मूवमेंट है, वो ही नहीं, मगर देश की जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता से देश को जोड़ने का मूवमेंट है, वो भी वहाँ से शुरू हुआ था। आप अगर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ब्रह्मानंद, शारदा माता, उनको देखेंगे तो वो सारे बंगाल से थे। और अगर आप परमहंस योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उनको देखेंगे, द सेल्फ रियलाइजेशन फाउंडेशन, वो भी वहाँ से थे। अरबिंदो जो हैं, जिनका कमेंट्री ऑन वेदा इज़ द बेस्ट दैट वी हैव। हिज कमेंट्री इज़ इवन बेटर दैन द ओल्ड संस्कृत कमेंट्रीज़। अरविंद घोष जी वहाँ से थे। इसलिए आज़ादी का पैट्रियोटिज़्म और बेसिकली भक्ति, ये सब वहाँ से आता है। द इस्कॉन मूवमेंट इज़ फ्रॉम देयर, मायापुर। एनीवे ममता जी जैसे मेरा मेरा ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि ममता जी जो हैं, उनका अच्छा वक़्त ख़त्म हो चुका है। कुछ साल पहले, 1 तो या 2 साल पहले उनका अच्छा वक़्त ख़त्म हो चुका है और अभी बेसिकली इंतज़ार है फाल की। और जो भी इलेक्शंस अगले साल में आने वाले हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो नहीं जीतेंगे। और जैसे लालू जी का करियर समाप्त हो गया है अभी, ममता जी का भी करियर समाप्त होने वाला है। मगर इलेक्शन रिजल्ट्स के अनाउंस होने के बाद और जो भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, सीएम कैंडिडेट्स हैं, उनका बेसिकली उनके नाम बाहर आने के बाद और अगर उनकी कुंडलियाँ भी हमारे साथ हैं, तो वो और हेल्प हो जाएगा। सो मोर डेटा आने के बाद मैं और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मगर अभी ममता जी के चार्ट से मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में वो हार जाएँगी, मगर बीजेपी के लिए अच्छी तरह उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में और शायद असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी ने अच्छी तरह फाइट नहीं की। बीजेपी ने कुछ वीक कैंडिडेट्स को खड़ाया है, जो बेसिकली
they are technically BJP people, but they are basically effectively like Mamta people. इसलिए करप्ट लोगों को लोगों पे ऐसे लोग जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन लोगों को बेसिकली खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर बीजेपी सिंसियरली कोशिश करें और आरएसएस उनके लिए कैंपेन करें तो बीजेपी जरूर जीत जाएगा। डेफिनेटली एक बात कह सकता हूँ, ममता दीदी इज द मोस्ट वनरेबल दैट शी हैज एवर बीन। 2026 अच्छा मौका है ममता जी को हटाने के लिए। फिर ये ना ये जो अभी आपने जब हमने बात किया कि ये जो 5 तारीख से दिसंबर 5 से दिसंबर 20 के बीच में हाँ। क्या किसी पर्टिकुलर लीडर के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा खतरा है? स्पेशली बिकॉज़ हमारे 4 से 5 लीडर्स हैं जिनको बहुत हाई सिक्योरिटी में लेकर चलना पड़ता है हमेशा। जी। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे मैंने मैंने उस एंगल पे नहीं स्टडी किए थे चार्ट्स, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ। मगर जो भी भारत के फोर्टनाइट चार्ट में है उसमें द मार्का कॉम्बिनेशन इज विथ सन, और सन बेसिकली पावरफुल लीडर्स को दिखाता है। इसलिए कुछ देश में कुछ शक्तिमान नेता पे हमला होने का अवकाश है, मगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ कि वो कौन कौन है। जी। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, पेरियाना का चैनल और वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट में मैं पिन कर दूंगी। प्लीज जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।